तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे गोता लगाते हैं आज के एक्सप्लेनर में। आज हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। ये कोई आम थ्योरी नहीं है, बल्कि एक हाई यील्ड रिवीजन मॉड्यूल है जो खास एग्जाम्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स और रूल्स पर फोकस करेंगे जो सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में छपते हैं। चलिए जल्दी से अपने कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन ब्लूप्रिंट पर नजर डाल लेते हैं। हम 6 स्टेप्स में इसे डिकोड करेंगे। पहला, डायरेक्ट बनाम इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा, जीएसटी की हिस्ट्री और फैक्ट्स। तीसरा, जीएसटी काउंसिल। चौथा, इसके प्रकार और रेट्स। पांचवा, रजिस्ट्रेशन और कोड्स। और छठा, टैक्स चोरी और उस पर लगने वाली पेनल्टीज। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, टैक्सेस, डायरेक्ट बनाम इनडायरेक्ट। अब देखिए, इन दोनों के बीच का बुनियादी अंतर समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट टैक्स, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, ये उसी इंसान की जेब से जाता है जिस पर ये लगाया जाता है। आप इसे किसी और पर टाल नहीं सकते। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का खेल थोड़ा अलग है। ये लगाया किसी और पर जाता है, लेकिन भरता कोई और है। आसान भाषा में कहें तो इसका बोझ किसी दूसरे पर आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। और हमारा जीएसटी बिल्कुल यही है, एक इनडायरेक्ट, डेस्टिनेशन बेस्ड और पूरी तरह से ट्रांसफरेबल टैक्स। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, जीएसटी का इतिहास और इससे जुड़े कुछ अहम तथ्य। क्या आपको लगता है कि जीएसटी रातों रात लागू हो गया? बिल्कुल नहीं। इसकी शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब असीम दास गुप्ता समिति ने इसका पहला ड्राफ्ट तैयार किया। फिर 2002 में विजय केलकर समिति ने इसकी जोरदार सिफारिश की। कई सालों की बहस के बाद 2014 में 122वां संशोधन बिल संसद में आया और फाइनली 2016 में 101वें संविधान संशोधन के रूप में इसे पास कर दिया गया। और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 1 जुलाई 2017 की आधी रात, जब ये पूरे देश में लागू हो गया। अब आते हैं उस फैक्ट फाइल पर जो एग्जाम्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। दुनिया में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस ने 1954 में लागू किया था। भारत इसे अपनाने वाला 161st देश है। और हमारा ये जो डुअल मॉडल है ना, ये सीधे सीधे कनाडा से लिया गया है। देश के अंदर जीएसटी ने पूरे 17 अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया। इसे पास करने वाला पहला राज्य था असम, नवा था यूपी और सबसे आखिरी राज्य था जम्मू कश्मीर। और हाँ, सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन कहाँ से आता है? वो आता है महाराष्ट्र से। चलिए अब जंप करते हैं तीसरे सेक्शन पर, जीएसटी काउंसिल और संविधान। नंबर 33। बस इस नंबर को अपने दिमाग में अच्छे से लॉक कर लीजिए। एग्जामिनर अक्सर ये स्टैंड अलोन सवाल पूछ लेता है कि जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सही जवाब है सटीक 33। अब ये 33 का जादुई आंकड़ा आखिर बनता कैसे है? देखिए, भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A के तहत इस काउंसिल का गठन होता है। इसमें 1 होते हैं हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जो इसके अध्यक्ष हैं, 1 केंद्रीय राज्य मंत्री, 28 राज्यों के वित्त मंत्री और 3 उन केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्री जहां विधानसभा है। अब अगर कोई भी मीटिंग शुरू करनी है तो कम से कम 50% लोगों का आना यानी कोरम बहुत जरूरी है। और कोई भी फैसला पास करना हो तो उसके लिए 3/4 बहुमत चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, जीएसटी के प्रकार और उसकी दरें। देखिए, जीएसटी कोई एक सिंगल टैक्स नहीं है। इसके 4 हिस्से हैं। सीजीएसटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखती है। एसजीएसटी, जो राज्य सरकारें अपने ही स्टेट की बाउंड्री में होने वाले बिजनेस पर लगाती हैं। यूटीजीएसटी, ये बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। और आखिर में आता है आईजीएसटी, जो आर्टिकल 269A के तहत तब लगता है जब व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य। अब आते हैं हमारे 5वें सेक्शन पर, जो है पंजीकरण, टर्नओवर और कोड्स। यहाँ एक और बहुत सीधा सवाल बनता है। नंबर 15, जो हमारा जीएसटीआईएन यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो पूरे 15 अंकों का होता है। और एक मजेदार बात बताऊं, इस 15 अंकों के कोड को लेने के लिए पैन कार्ड होना एकदम कंपलसरी है, क्योंकि इसके बीच के 10 अंक आपका पैन नंबर ही होते हैं। टर्नओवर लिमिट्स के ये आंकड़े आपके लिए एक मास्टर की तरह हैं। अगर आप गुड्स यानी सामान का व्यापार करते हैं तो नॉर्मल स्टेट्स में 40 लाख और स्पेशल स्टेट्स में 20 लाख से ऊपर की सालाना कमाई पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लेकिन अगर आप सर्विसेज यानी सेवाएं देते हैं तो ये लिमिट एकदम आधी हो जाती है। नॉर्मल स्टेट्स में 20 लाख और स्पेशल स्टेट्स में सिर्फ 10 लाख रुपए सालाना। अब ये 2 कोड्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं। HSN कोड, जो सामान यानी गुड्स की पहचान के लिए इस्तेमाल होता है, ये 8 डिजिट का होता है। जबकि SAC कोड, जो सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होता है, वो 6 डिजिट का होता है।
अंकों की ये लंबाई अक्सर परीक्षाओं में सीधे तौर पर पूछी जाती है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। ई-वे बिल का नियम 1 अप्रैल 2018 को इसे पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया था। आसान शब्दों में समझें तो अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का सामान कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉनिक परमिट होना ही चाहिए। 50,000 का ये थ्रेशोल्ड बहुत ही क्रिटिकल है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, जीएसटी की चोरी और उस पर लगने वाले दंड। देखिए, यहाँ सजा सीधे इस बात पर डिपेंड करती है कि आपने चोरी कितनी की है। एक तरह से ये एस्केलेटिंग टियर सिस्टम है। स्टेप 1, अगर 1 से 2 करोड़ की टैक्स चोरी है तो 1 साल की जेल। स्टेप 2, अगर अमाउंट 2 से 5 करोड़ के बीच है तो 3 साल की सजा। और स्टेप 3, अगर 5 करोड़ से ऊपर का घोटाला है तो सीधे 5 साल की जेल पक्की है। और हाँ, बात सिर्फ जेल पर खत्म नहीं होती, जुर्माना भी बहुत सख्त है। नियम एकदम क्लियर हैं। कम से कम 10,000 रुपए या फिर जितना टैक्स आपने चुराया है उसका पूरा 100% जुर्माना आपको भरना ही पड़ेगा। मतलब टैक्स चोरी से कोई भी आर्थिक फायदा नहीं होने वाला, उल्टा भारी नुकसान ही है। तो दोस्तों, हमने पूरा जीएसटी फ्रेमवर्क तो अच्छे से समझ लिया है, लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या एग्जाम हॉल के उस भयंकर प्रेशर में आपको ये सारे फैक्ट्स तुरंत याद आ पाएंगे? आज का ये एक्सप्लेनर आपकी तैयारी का एक सॉलिड बेस बनना चाहिए। इस मॉड्यूल को बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि इस कंपटीशन में कॉन्सेप्ट्स को पक्का करना ही सफलता की इकलौती चाबी है। तो सीखते रहिए और अपनी तैयारी को और धार देते रहिए।